नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आए हैं, जहां पर 2019 से लेकर के 2024 तक यूपीएससी ने जो भी सवाल पूछे हैं उन सवालों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जा रहा है। ये जो हमारी वीडियो है ये इकोनॉमी सेगमेंट की दूसरी वीडियो है। इससे पहले कल एक वीडियो अपलोड हुई थी, उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा और उस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इकोनॉमी के जो और भी सवाल हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारी पीवाईक्यू की जो तैयारी है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या होने वाला है। तो पहले सवाल को यदि आप देखें, पहला हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है यानी कि डिफॉल्ट हो जाता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के अपने दावे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, यूएसए सरकार का ऋण कोई हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास पर समर्थित है, विश्वास से समर्थित है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, कौन सा सही है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। और ऑप्शन डी है, कथन एक गलत है और कथन दो जो है वो सही है। अब अगर आप इस सवाल पर विचार करें, सीधे आपको कहां पहुंचना है? सीधे आपको पहुंचना है, सबसे पहले यहां पर देखें, भुगतान का दावा नहीं कर पाएगा। ये जो नहीं शब्द यहां पर लिखा हुआ है, इसी नहीं शब्द की वजह से जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है। और इस तरह के जो सवाल आपके सामने आते हैं, जहां पर सवालों का ये फॉर्मेट होता है कि सवालों का आपको रेफरेंस बताना होता है, तो उस संबंध में अगर आप ये पता लगा लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, तो आप आसानी से सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हैं। अब हमने देखा कि पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत है, और इसमें अगर आप देखें ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पहले स्टेटमेंट को गलत बताता है। वो कौन सा है? ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार अगर आप विश्लेषित करने की कोशिश करें, उनको एनालाइज करें, तो क्या गलत और क्या सही यहां पर निकल करके आता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा? पहला स्टेटमेंट हमारा ये था कि अगर अमेरिका की सरकार डिफॉल्ट कर जाती है, डिफॉल्ट करने का क्या मतलब है? डिफॉल्ट करने का सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका की सरकार के पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि वो अपने उधार को चुका सके, इसको कहा जाता है डिफॉल्ट। तो अगर अमेरिका की सरकार डिफॉल्ट कर जाती है तो क्या अमेरिका के जो बॉन्ड धारक हैं वो अपना पैसा वापस प्राप्त कर पाएंगे? तो जी हाँ, अमेरिका में लीगली अगर आप देखें तो वो अपने पैसे के लिए विधिक अधिकार उनको प्राप्त होता है, यानी कि लीगल राइट उनके पास मौजूद है कि अगर अमेरिका की सरकार डिफॉल्ट भी हो जाती है तो भी अमेरिका की सरकार के जो बॉन्ड धारक हैं उनको पैसे प्राप्त होंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की यदि आप बात करें तो अमेरिका की सरकार के जो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आपका सरकार का जो लोन है, यानी सरकार जो लोन लेती है, या अगर आप देखें सरकार का जो ट्रेजरी बॉन्ड है, बिल है, नोट है, ये तमाम चीजें जो हैं ये किसी फिजिकल एसेट पर आधारित नहीं होती हैं। इनके लिए कोई फिजिकल एसेट मौजूद नहीं होता है, बल्कि अमेरिका में ये जो अमेरिका सरकार के तमाम ऋण के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अमेरिका की सरकार के विश्वास पर आधारित होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अमेरिका की सरकार का कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो सरकार ने उस बॉन्ड के बदले कोई फिजिकल संपत्ति अपने पास रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार जो है आपका ये बॉन्ड नहीं चुका पाती है तो आप इस फिजिकल संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। कोई फिजिकल संपत्ति मौजूद नहीं होती है, बल्कि आप अमेरिका की सरकार का बॉन्ड खरीदते हैं क्योंकि आपको अमेरिका की सरकार पर विश्वास है, आपको ट्रस्ट है कि अमेरिका की सरकार जो है कभी डूबने वाली नहीं है, अमेरिका कभी डिफॉल्ट होने वाला नहीं है। भारत के साथ भी यही होता है। भारत सरकार के जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं, जो टी बिल्स होते हैं, वो सभी भारत सरकार के पर विश्वास पर आधारित होते हैं। आप सरकार पर विश्वास करते हैं, आप भारत के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं कि कहीं कुछ भी होता है, चाहे कितना भी संकट आपको देखने को मिले, भारत सरकार का जो अस्तित्व है वो समाप्त नहीं होगा और सरकार अपने दावा पूरा करने के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। तो इस तरह से आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और आपका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाता है। तो ये हमने पहले सवाल को देखा। आगे बढ़ा जाए, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा जो हमारा सवाल है वो सामूहिक उधार को लेकर के है।
दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट्स पर हमको विचार करना है। पहला हमारा स्टेटमेंट है सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक या डिफॉल्ट का जोखिम जो है बांटता है। दूसरा हमारा कथन है सामूहिक ऋण एक नियत या एकमुश्त निधि को हो सकती है लेकिन क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आपके सामने वही दोबारा से पैटर्न आपको देखने को मिला है। चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। पहला है आपका कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। दूसरा कथन है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। ऐसे ही आपके सामने तीसरा भी ऑप्शन है और चौथा भी ऑप्शन है। सही जवाब की अगर आप बात करें, इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक सही है और कथन दो सही नहीं है। इस पर डिटेल से बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सामूहिक उधार क्या होता है, सामूहिक उधार का क्या मतलब है? तो सामूहिक उधार का मतलब होता है कि अगर एक दो या दो से ज्यादा जो आपके लेंडर्स हैं, दो या दो से ज्यादा जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक साथ मिल करके किसी व्यक्ति को लोन देते हैं, उसको कहा जाता है सामूहिक उधार। अब सामूहिक उधार में जो हमारा पहला स्टेटमेंट था कि इसमें जोखिम जो होता है, डिफॉल्ट का जो जोखिम है वो जोखिम बट जाता है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। आप इसको जनरल नॉलेज के आधार पर भी समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और पैटर्न, इसको थोड़ा सा और समझने की अगर आप कोशिश करें तो मान लीजिए आप अपने दोस्त को, आपका एक दोस्त है, आप अपने दोस्त को 100 रुपए उधार देते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपका जो दोस्त है वो इस 100 रुपए उधार को वापस करने में समर्थ नहीं है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा और पूरा का पूरा नुकसान आपका होगा। लेकिन अब एक दूसरी सिचुएशन मान लीजिए, एक और सिचुएशन है जहां पर आपके 5 दोस्त हैं, ये 5 दोस्त एक साथ मिलकर के 20-20 रुपए देते हैं अपने एक दोस्त को, तो इसके पास कितने आ गए? इसके पास 100 रुपए आ गए। अब सोच करके देखिए कि अगर ये व्यक्ति अपना लोन नहीं भी चुका पाता है तो आपको कितना नुकसान हो रहा है? आपको केवल 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले कितना हो रहा था? पहले आपको पूरे के पूरे 100 रुपए का नुकसान हो रहा था। तो यहां पर क्या हुआ? इस मेथड को कहा जाता है आपका सामूहिक उधार। और इस मेथड में अगर आप देखें, यहां पर जो आपका जोखिम है वो सभी लोगों में बट गया है। फायदा होता वो भी सभी लोगों में बट जाता, जो जोखिम है वो भी सभी लोगों में बट गया है। तो इससे आपका जो जोखिम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ज्यादा जोखिम किसी एक व्यक्ति पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यह हमने देखा कि आपका जो सामूहिक जोखिम है, वो जोखिम, सामूहिक जो लोन होता है, जो ऋण होता है, उसमें जोखिम जो है आपका बट जाता है। अगला अगर आप देखें, अगला हमारा स्टेटमेंट क्या था? अगला स्टेटमेंट आपका कहता है कि सामूहिक जो ऋण है उसमें जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट केवल एकमुश्त हो सकता है। एकमुश्त यानी कि लमसम हो सकता है, यानी कि 100 रुपए का हमने उधार दिया है, 100 के 100 रुपए एक बार में ही दे दिए जाते हैं, एक बार में ही आपका इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। दूसरा क्या है? यहां पर आपका क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका सामूहिक उधार है, जो ये लेंडिंग है, ये आपका एकमुश्त भी हो सकती है, ये आपका लमसम भी हो सकती है और ये आपका क्रेडिट लाइन भी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्रेडिट लाइन होती क्या है, थोड़ा सा उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो लमसम में क्या होता है? लमसम में हमने इस व्यक्ति को 100 रुपए दिए थे और 100 के 100 रुपए इसने एक बार में खर्च कर दिए। लेकिन जो क्रेडिट लाइन है उसमें ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट लाइन में क्या होता है? आप इस व्यक्ति को 100 रुपए देते हैं, इसके अकाउंट में 100 रुपए, जो आपने एक अकाउंट बनाया जिस अकाउंट का एक्सेस इस व्यक्ति को भी दे दिया गया, ये व्यक्ति वहां से पैसे निकाल सकता है। अधिकतम कितने निकाल सकता है? अधिकतम 100 रुपए निकाल सकता है। न्यूनतम कितने? 0 निकाले, 1 रुपए निकाले, 2 रुपए निकाले, कितने भी रुपए निकाल सकता है न्यूनतम। अधिकतम 100 रुपए निकाल सकता है। तो मान लीजिए व्यक्ति आता है, अभी इस व्यक्ति को 50 रुपए की जरूरत है, इसने 50 रुपए निकाले, 50 रुपए का इस्तेमाल किया और 50 रुपए वापस उसी अकाउंट में डाल दिए, वापस यहाँ पर 100 रुपए हो जाते हैं। फिर इस व्यक्ति को 75 रुपए की जरूरत पड़ती है, 75 रुपए वापस निकालता है, वापस इस्तेमाल करता है, फिर वापस पैसे आ जाते हैं तो वापस इस अकाउंट में डाल देता है। फिर व्यक्ति को 50 रुपए की जरूरत पड़ती है, फिर 20 रुपए और जरूरत पड़ती है, 80 रुपए हो जाते हैं। अकाउंट में कितने बचे? 70 रुपए हो जाते हैं। यहाँ पर अकाउंट में बचे आपके 30 रुपए। तो उसके बाद वापस जब इसके पास 70 आएंगे तो वापस इस अकाउंट में डाल देगा। इसको कहा जाता है, ये जो व्यवस्था है कि आप निकाल भी सकते हैं फिर वापस उसी अकाउंट में डाल भी सकते हैं, इस व्यवस्था को कहा जाता है क्रेडिट लाइन। तो क्रेडिट लाइन क्या है आपने समझ लिया। और सामूहिक उधार में आपको क्रेडिट लाइन का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है और एकमुश्त यानी लमसम अमाउंट का पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है, विकल्प सी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल यदि आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है आपका कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है, यानी कि आपका एक सॉवरेन मुद्रा है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका
कि ये आरबीआई के तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स आते हैं, एक तरफ लायबिलिटी आती है। तो जो डिजिटल मुद्रा है ये आरबीआई की बैलेंस शीट में देयता के रूप में शामिल होती है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका कि ये अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं। चौथा आपका स्टेटमेंट है कि ये वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय होते हैं। 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। चारों स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस भी आपके सामने है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। इसका सही जवाब जब आप ढूंढने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जाना है ऑप्शन 3 पर। ये जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपको इस पर विचार करना है। हम सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सारे स्टेटमेंट समझेंगे। शुरुआत करते हैं तीसरे स्टेटमेंट के साथ। तीसरे स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे कि ये जो आपकी डिजिटल मुद्रा, सबसे पहले डिजिटल मुद्रा क्या है? डिजिटल मुद्रा आप कह सकते हैं कि जो आपकी फिजिकल करेंसी होती है, जैसे 2000 का नोट हो गया, 500 रुपए का नोट हो गया, 1000 रुपए के नोट पहले चलते थे, 20 रुपए 10 रुपए के नोट हो गए। अगर आप इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको कहा जाएगा डिजिटल रुपया, जिसको आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। पिछली वीडियो में, जो वीडियो कल आई थी, उसमें हमने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पढ़ा था। उसी को डिजिटल रुपया भी कहा जाता है। तो अब आप ये समझ गए कि फिजिकल करेंसी का डिजिटल रूप जो है उसको कहा जाएगा डिजिटल रुपया। अब आपको क्या लगता है कि जो हमारी फिजिकल करेंसी होती है, जैसे 2000 का नोट है, 500 रुपए का नोट है, क्या ये इन्फ्लेशन के प्रति बीमाकृत होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं? क्या अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसकी वैल्यू भी उतनी बढ़ती चली जाती है? ऐसा तो नहीं होता है। आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए हैं और 2000 छोड़िए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए पहले 10 रुपए का एक पेन आता था तो आप 10 पेन खरीद सकते थे। अब मान लीजिए महंगाई बढ़ जाती है, पेन की कीमत 10 रुपए से बढ़कर के 20 रुपए हो गई। अब आप केवल अपने 100 रुपए से 5 ही पेन खरीद सकते हैं। तो आपके पास तो 100 ही रुपए हैं, लेकिन उस 100 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो खत्म हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन के प्रति इंश्योर्ड नहीं होते हैं। इसी तरीके से आपका जो डिजिटल रुपया है वो भी इन्फ्लेशन के प्रति इंश्योर्ड नहीं होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि डिजिटल रुपया, ना तो डिजिटल रुपया ना ही जो आपकी फिजिकल करेंसी है, इन्फ्लेशन के प्रति इंश्योर्ड नहीं होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका पूरी तरीके से गलत है। अब तीसरे स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट कर दें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये एलिमिनेट हो जाता है। और आगे बढ़े आप। अब शुरुआत से बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? आरबीआई की तरफ से जारी एक सोवरेन करेंसी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो डिजिटल बैंक सेंट्रल करेंसी है, या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी, ये क्या है आपका? डिजिटल रुपया जो है ये आपका सरकार की तरफ से जारी किया गया है, आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। तो ये क्या हो गया आपका? सोवरेन करेंसी है। पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट अगर सही है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अब आपको विचार किस पे करना है? यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट कॉमन है, यानी दूसरा स्टेटमेंट अपने आप में सही है। जो आपका डिजिटल रुपया होता है वो आरबीआई की बैलेंस शीट में देयता के तौर पर, यानी कि लायबिलिटी के तौर पर पेश किया जाता है। लायबिलिटी के तौर पर क्यों पेश किया जाता है? हमने देखा कि जो डिजिटल रुपया है वो फिजिकल करेंसी की तरह ही होता है। जैसे आपके सामान्य नोट हैं वैसे ही डिजिटल रुपया है। अब आप सामान्य नोट को देखेंगे तो उसमें आरबीआई के गवर्नर के नाम पर एक स्टेटमेंट लिखा होता है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का जो है वादा करता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये क्या है? यहां पर आरबीआई के गवर्नर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये नोट मौजूद है तो मैं आपको इतने रुपए देने का वादा करता हूं, इतने रुपए देने का वचन देता हूं। यानी कि आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी है, आरबीआई के ऊपर लायबिलिटी है कि वो आपको इतना रुपया प्रदान करेगा। इसीलिए आपका जो फिजिकल करेंसी होती है वो भी आरबीआई की बैलेंस शीट में, जो भी आरबीआई की बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में फिजिकल करेंसी को लायबिलिटी के तौर पे शामिल किया जाता है। और जो आपकी डिजिटल करेंसी है, ये जो डिजिटल रुपया है, ये भी आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पर शामिल होता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि आरबीआई की बैलेंस शीट में जो जो नोट आपके पास मौजूद है वो नोट आरबीआई की बैलेंस शीट में देयता के कॉलम में शामिल होता है, लायबिलिटी के कॉलम में शामिल होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अब अंत में जो हमारे पास बचता है वो है आपका चौथा स्टेटमेंट। चौथे स्टेटमेंट पर हमको विचार करना है। चौथा स्टेटमेंट है कि ये कमर्शियल बैंक मुद्रा और वाणिज्यिक और जो नकदी है इसके प्रति स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। यानी कि अगर आपके पास 2000 का फिजिकल नोट मौजूद है, 2000 का नोट मौजूद है, तो आप उस 2000 के नोट से 2000 डिजिटल रुपए खरीद सकते हैं, 2000 डिजिटल रुपए प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, परिवर्तनीय होता है। अगर आपके पास डिजिटल रुपया है तो आप फिजिकल करेंसी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास फिजिकल करेंसी है तो आप डिजिटल रुपया प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कन्वर्टेबल माना जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब
हो जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल को भी हमने समझ लिया है। बाकी जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, जो बातें हमने अभी समझी हैं, वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसको जो है, जब आपको पीडीएफ प्राप्त होगी उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑप्शन डी हमने देख लिया है कि यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना आपका 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसको लेकर के है। तो आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स यहाँ पर मौजूद है। इस कोर्स में आपको 400 से ज्यादा घंटों की कक्षाएं मिल जाएंगी, जिन कक्षाओं को, जिन क्लासेस को आप असीमित बार देख सकते हैं, आप अनलिमिटेड देख सकते हैं। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ताकि आपने कितनी बेहतर तैयारी की है आप उस तैयारी का आकलन कर सकें। तो ये तमाम विशेषताएं इस पूरे कोर्स में मौजूद हैं। नंबर आपके सामने मौजूद है, नंबर नोट कर लीजिए 87501 87501। ये नंबर न केवल इस पूरे कोर्स के लिए बल्कि आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को आप चाहते हैं अगर आप सुलझा पाएं तो आप हमारे एक्सपर्ट गाइड्स के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सहायता भी आपको इसी नंबर पर मिलेगी। तो इस नंबर को आपको हमेशा अपने पास बनाए रखना है, फोन में इसको सेव कर लीजिए। दृष्टि हेल्पलाइन या दृष्टि या आपकी यूपीएससी जर्नी में जो भी सहायता है आपको, वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। नंबर नोट करके रखिए। इसके अलावा इस कोर्स की और ज्यादा जानकारी जो है वो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके एक काम की बात हुई, सूचना हमने डिस्कस की। बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल है, 3 कथन यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला हमारा कथन है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजित सुविधा विंडो का इस्तेमाल कर सकती हैं, लाभ उठा सकती हैं। चल निधि समायोजित विंडो सुविधा अगर आप देखें, उसको इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का लाभ उठा सकती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है प्रदान कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमको बताना है। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। सही जवाब की बात करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पहले वो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला स्टेटमेंट है, क्या आपके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज होती हैं वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हैं? ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो आपकी एनबीएफसीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो पहले स्टेटमेंट को अगर आप हटा दें, यहां से आप पहले स्टेटमेंट को हटा सकते हैं, यहां से आप पहले स्टेटमेंट को हटा सकते हैं, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जो लड़ाई है वो केवल 3 यानी कि तीसरे स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के बीच में है। क्या बात हो सकती है? यहां पर आप देखें, दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि जो आपके संस्थागत निवेशक होते हैं यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, सही होगा कि गलत होगा? ये जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। इस पर बात करें आप, उम्मीद है आपने बता दिया होगा। तो ये स्टेटमेंट अगर आप देखें, हमारे कई साथियों ने बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है। ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है। यानी कि जो आपके विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ लिमिटेशन लगाई है। अभी लिमिटेशन पर बात करेंगे कि कितना कर सकते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं। तो स्टेटमेंट तो आपका पूरी तरीके से ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो अपने आप में ठीक ही है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। पहले स्टेटमेंट पे हमने बात कर ली है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इस्तेमाल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां नहीं कर सकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, जो आपके विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि जो आपका शेयर बाजार है या स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पृथक व्यापारिक मंच जो है स्थापित कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऋण के लिए स्थापित कर सकते हैं। ये अभी हाल ही में खबर चर्चा में आई थी, हाल ही में तो नहीं, बहुत पुराना मामला हो गया है। 2018 के आसपास जो आपका एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसने ऋण के लिए अलग से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया था, तब ये चर्चा में आया था। तो ये हमने समझ लिया है। अब एक चीज जो यहाँ पर हमें समझनी है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बेसिकली भारत में आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मौद्रिक उपकरण है, जिसके माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जो अतिरिक्त लिक्विडिटी होती है, या तो उसको जो है अवशोषित किया जाता है, या तो उसको अब्सॉर्ब किया जाता है, या उसमें लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है। इस पूरे मेथड को कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि आरबीआई इस्तेमाल करती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत। जैसे अगर आप देखें टूल कौन कौन से हैं,
तो टूल्स की अगर आप बात करें, इसमें आपको पहला टूल मिलता है, जैसे रेपो रेट को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत आते हैं। इन तमाम चीजों को आपका आरबीआई इस्तेमाल करता है ताकि हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें तरलता को मैनेज किया जा सके, लिक्विडिटी को बैलेंस आउट किया जा सके। तो ये हमने देखा कि आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है और इसको इस्तेमाल कौन कर सकता है, केवल बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंकों के इस्तेमाल के लिए होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा तीसरा ठीक है। बाकी एक हमने बात की थी कि जो आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना लिमिट उन पर लगाई गई है। तो लिमिट उन पर यह है कि वो भारत सरकार की प्रतिभूतियों में 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआईज हैं, ये सरकार की प्रतिभूतियों में 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर समझा क्या है भारतीय प्रतिभूतियों को लेकर के, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर के। आगे बढ़ा जाए, ये तमाम चीजें वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो हमने डिस्कस किया। 2018 वाली बात हमने की थी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भारत में क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था 2018 में। तो ये तब चर्चा में आया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर अगर आप देखें, अगली हमारी खबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीमा कंपनियां, ऑप्शन बी पेंशन निधि यानी पेंशन फंड, और ऑप्शन डी खुदरा इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1, 2 और 3, यानी कि जो आपके सभी लोग हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सभी लोग सरकार की प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को आई होगी जब ये सवाल सामने आया था, वो बीमा कंपनियों को लेकर के नहीं आई होगी। बीमा कंपनियां सामान्यतः आपकी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बॉन्ड्स में भी पैसा लगाती हैं, वो शेयर मार्केट में भी पैसा लगाती हैं, वो सरकार की प्रतिभूतियों में भी पैसा लगाती हैं। इसके अलावा पेंशन फंड्स को लेकर भी दिक्कत नहीं आई होगी, ये भी हर जगह पैसा लगाते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई होगी वो आई होगी खुदरा इन्वेस्टर्स को लेकर के, रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर के। मन में यही सवाल आया होगा कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स भी सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं, क्या रिटेल इन्वेस्टर कंपनियों के बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं? तो जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स भी कंपनियों के बॉन्ड को खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भी कंपनियों का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं इसके लिए, 11,000 10,000 रुपए में आप जो है बॉन्ड खरीद सकते हैं कंपनियों के, और आपको लगभग 9 से 10% का इंटरेस्ट उस पर मिल जाता है सालाना आधार पर। सरकारी बॉन्ड्स की अगर आप बात करें, सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अगर आप बात करें, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं। सरकार ने आपके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म भी जारी किया है जहां पर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आप अपने सामान्य डीमेट अकाउंट के माध्यम से भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। आप अगर कोई और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वहां से भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। तो ये आपका तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हो जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सभी लोग जो है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका कुछ डेटा दिया हुआ है जो बताता है कि बीमा कंपनियां जो हैं वो लगातार 2022 का आंकड़ा है जो बताता है कि बीमा कंपनियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसको और ज्यादा बढ़ा रही हैं। बाकी कुछ काम की चीज यहाँ पर आपके नहीं मिलेगी प्रीलिम्स के लिहाज से। जो भी काम का पॉइंट है वो यही आपको याद रखना है कि जो तीनों तरह के एंटिटीज हैं ये सरकारी बॉन्ड में भी पैसा लगा सकती हैं, और ये जो आपके प्राइवेट बॉन्ड होते हैं, कंपनियों के जो बॉन्ड होते हैं, उसमें भी पैसा लगा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा निम्नलिखित चीजों पर हमें विचार करना है। 3 चीजें यहाँ पर हमारे सामने दी हुई है। पहला है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, दूसरा है मोटर वाहन, तीसरा है मुद्रा की अदला बदली यानी कि करेंसी स्वैप। तो इसमें हमें ये बताना है कि उपयुक्त में से किसे या किन्हें वित्तीय लिखत या इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इसका सही जवाब अगर आप देखें तो देखते ही बहुत आसान सा सवाल था। मुझे उम्मीद है कि लोगों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आई होगी वो करेंसी स्वैप को लेकर के आई होगी, क्योंकि मोटर वाहन तो आपका जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं है। यहाँ पर हम जो है वित्तीय लिखत की बात करें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, और मोटर वाहन जो है वो आपका फिजिकल एसेट होता है। तो मोटर वाहन को तो आप वैसे ही बाहर कर सकते हैं। 2 चीजें आपके पास बचती हैं। ईटीएफ जो है ये आपका फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप जानते हैं। मोटर वाहन को अगर आप बाहर कर देते हैं तो 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसकी तरह आपके पास बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी।
तो अब जो लड़ाई है वो ऑप्शन तीसरे को लेकर के है, यानी कि करेंसी स्वैप को लेकर के है। तो सवाल ये उठता है कि क्या करेंसी स्वैप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है? तो अगर आप इंटरनेशनल डेफिनेशन को देखें, आईएमएफ की डेफिनेशन को देखें, तो करेंसी स्वैप को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले कुछ समय में, अगर आप देखें, हमने आईएमएफ की रिपोर्ट की बात की, रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले कुछ समय में यदि आप देखें तो अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी घरेलू जो करेंसी है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए करेंसी स्वैप का इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पर। तो ये डेटा यहाँ पर निकल करके आया था, इसी वजह से संभवतः ये चर्चा में आया होगा टॉपिक और सवाल यूपीएससी ने पूछा था। तो हमने देखा, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आपका शामिल होता है उसको एक बार हम उस पर नजर डाल लेते हैं। जैसे आपका जो स्टॉक है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अलावा ईटीएफ जो है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में शामिल होता है। बॉन्ड जो है ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अलावा डिपॉजिट जो है वो भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूचुअल फंड हो गया, ऋण हो गया, व्युत्पत्ति अनुबंध हो गया, ये सारी चीजें आपका वित्तीय लिखत में शामिल होती हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो हमने देख लिया। आगे बढ़ा जाए, बातचीत की जाए अगले सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है कि विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों, यानी कि बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा हमारा कथन है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों या बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कौन सा स्टेटमेंट सही है उसकी अगर आप बात करें तो पहले स्टेटमेंट पर अगर आप नजर डालें कि क्या आरबीआई की तरफ से भारत में अगर कोई विदेशी बैंक अपनी अपनी ब्रांच जो है या अपनी सब्सिडरी कंपनी स्थापित करता है तो क्या उसके लिए कोई न्यूनतम पूंजी निर्धारित की गई है? तो जी हाँ, अगर कोई जो विदेशी बैंक है वो भारत में आकर के अपनी सब्सिडरी कंपनी स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए एक यहाँ पर न्यूनतम पूंजी निर्धारित की गई है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट पर अगर आप बात करें, दूसरा स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से ठीक है। नियम ये कहते हैं, आरबीआई के रूल से कहते हैं कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपनी सब्सिडरी खोलना चाहती है तो उस विदेशी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड के जो सदस्य हैं, उसमें से कम आपके 50% जो मेंबर्स हैं वो भारतीय होना अनिवार्य है। अगर ये भारतीय नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर भारत के पक्ष में भारतीय नागरिकों को लेकर के डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? यानी कंपनी जो है वो विदेशों से किसी व्यक्ति को आकर के, किसी व्यक्ति को लाकर के बोर्ड में नहीं बिठा सकती है। भारत के 50% मेंबर्स होने अनिवार्य हैं। अब लिमिट क्या है? ये जो लिमिट की हमने बात की थी, लिमिट एक बार देख लेते हैं। लिमिट जो है आरबीआई के रूल से कहते हैं कि अगर कोई विदेशी बैंक जो है वो भारत में अपनी सब्सिडरी खोलना चाहता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इंडिया का बैंक नहीं है, किसी दूसरे देश का बैंक है, लेकिन उसकी एक कंपनी जो है वो भारत में काम करती है। तो अनिवार्य यहाँ पर ये बनाया गया है कि उस कंपनी की जो इक्विटी है उसकी वैल्यू कम से कम, इक्विटी जो आपकी कैपिटल है वो कम से कम 5 बिलियन रुपए जो है होनी चाहिए। अगर उस कंपनी की इक्विटी वैल्यू 5 बिलियन रुपए नहीं है तो फिर वो भारत में व्यापार या भारत में काम जो है नहीं कर सकती। कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट करना तो जो है अनिवार्य है। तो ये भी हमने देख लिया। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, आपसे पूछा गया है भारत में निगमित सार्वजनिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि सीएसआर नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी या इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर क्रियाकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। दूसरा कथन है सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका सीएसआर क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सीएसआर की अगर आप बात करें, सीएसआर की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कंपनियां होती हैं, जो निगम होते हैं, जो बड़ी बड़ी व्यवसाय हैं, जो कि समाज में रह करके समाज से लाभ कमाती हैं, उनको लेकर के ये नियम बनाया गया है कि उनको समाज को भी लाभ देना पड़ेगा। यानी कि आप जिस सोसाइटी में रह करके इतना पैसा कमा रहे हैं उस सोसाइटी को आप कुछ वापस भी दें, उस सोसाइटी में कुछ पैसे भी लगाएं ताकि वो सोसाइटी जो है वो भी और बेहतर हो सके। और जब वो सोसाइटी बेहतर होगी तो जाहिर तौर पर आपका व्यवसाय भी बेहतर होगा। तो कंपनियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो समाज के कल्याण में खर्च करेंगे। कितना खर्च करेंगे उसको अभी हम देखेंगे,
वापस लौट करके आते हैं अपने स्टेटमेंट पे, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है पूरी तरीके से ठीक है। जब आप सीएसआर के रूल्स को पढ़ते हैं तो सीएसआर के रूल्स में जाहिर तौर पर ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी केवल अपने प्रत्यक्ष तौर पर अपने ऊपर या अपने कर्मचारियों के ऊपर कुछ खर्च करती है तो उसको सीएसआर एक्टिविटीज में शामिल नहीं किया जाता, उसको सीएसआर नहीं माना जाता। ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत इस वजह से है क्योंकि सीएसआर के जो रूल्स हैं उसमें साफ तौर पर ये डिसाइड किया गया है कि कोई कंपनी कितना खर्च कर सकती, कितना न्यूनतम खर्च करना अनिवार्य है। उन रूल्स की अगर आप बात करें कि तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा सही है, आपका ऑप्शन ए जो है ये सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन ए पर बात करते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। 2014 की सीएसआर पॉलिसी जो है वो ये बताती है कि कितना खर्च आपको करना पड़ेगा। पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपने पिछले 3 साल में प्रॉफिट कमाया है तो उस 3 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज है उसका 2% हिस्सा जो है वो आपको खर्च करना पड़ेगा। अब एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए एक वर्ष में आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए, दूसरे वर्ष में आपने प्रॉफिट कमाया 200 रुपए और एक वर्ष में आपने प्रॉफिट कमाया 300 रुपए। इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा आपका 200 रुपए। इसका एवरेज आप निकल करके आता है 200 रुपए। तो 200 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया पिछले 3 साल का। इसका 2% यानी कि 4 रुपए जो है ये आपको खर्च करना पड़ेगा सीएसआर एक्टिविटीज के तौर पर। तो अब आपने समझ लिया कि जो भी आपका पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट रहा है उसका 2% जो है वो आपको सीएसआर के तौर पे खर्च करना पड़ता है। कम से कम 2% जो है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो 4%, आप चाहें तो 10%, 20%, कितना भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2% खर्च करना अनिवार्य है। तो ये ओवरऑल जो है आपका सीएसआर के जो रूल्स हैं उन रूल्स पर हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट हैं। इसकी इंग्लिश अगर आप देखें, इसकी इंग्लिश थी कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑब्लिगेशन। तो CLBO कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑब्लिगेशन जो है ये किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है बॉन्ड बाजार, दूसरा ऑप्शन है विदेशी मुद्रा बाजार, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा बाजार और चौथा ऑप्शन है शेयर मार्केट। क्या सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये जो CLBO है यानी कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑब्लिगेशन जो है ये आपका मुद्रा बाजार का हिस्सा होता है। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में अगर आप समझें तो बाजार मुख्य तौर पर आपके जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं उनको मुख्य तौर पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तरफ आता है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक तरफ आपको पूंजी बाजार देखने को मिलता है, दूसरी तरफ आता है आपका मनी मार्केट। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये होता है कि जो आपका कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म होता है और जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म होता है। अब यहाँ पर ही हमने समझ लिया कि फाइनेंशियल मार्केट 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब ये क्या है, संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व यानी कि कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑब्लिगेशन क्या होता है। कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑब्लिगेशन मुख्य तौर पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जब वो किसी डिस्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं तो इसका इस्तेमाल शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए किया जाता है। बहुत जैसे ओवरनाइट लोन हो गया, बहुत जैसे मतलब आज आपने लोन लिया कल आपने उसको वापस कर दिया, इस तरह के जो लोन होते हैं उसको कहा जाता है आपका कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑब्लिगेशन। तो ये क्या है, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन यानी कि 1 साल से कम अवधि का है, बहुत बहुत जल्दी आप उस लोन को लौटाने वाले हैं। तो इसको आप कौन से में शामिल करेंगे, इसको आप कैपिटल मार्केट में शामिल करेंगे या इसको आप पूंजी बाजार में शामिल करेंगे, इसको जाहिर तौर पर इसको आप मनी मार्केट में शामिल करेंगे। तो मनी मार्केट यहाँ पर हो जाता है आपका मुद्रा बाजार। तो इसको हमने समझ लिया कि इसको आप जो है मुद्रा बाजार में शामिल करेंगे। स्टॉक शेयर मार्केट में शामिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट क्या है आपका कैपिटल मार्केट होता है। विदेशी मुद्रा बाजार क्योंकि विदेशियों से कोई संबंध इसका नहीं है और बॉन्ड से भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये ओवरऑल आपका बॉन्ड भी नहीं होता है, ये बॉन्ड भी नहीं है क्योंकि आप बहुत थोड़े समय के लिए लोन ले रहे हैं, तो इसको बॉन्ड भी आप नहीं कहेंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप मुद्रा बाजार का हिस्सा मानेंगे। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। बाकी कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, कोलेटरलाइज्ड बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO। इसको हमने समझ लिया है और भारत में 2003 में इसको पेश किया गया था पहली बार। तो ये आपका पूरा हमने CBLO के डेफिनेशन को समझा कि CBLO क्या है
और CBLO में क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला स्टेटमेंट अगर आप देखें, अगला हमारा स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि कोविड महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्यता जो है वो मौजूद होती है। सही जवाब की बात करें आप, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, उसको यदि आप देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि जब से कोरोना आपका आया है, कोरोना के बाद से जो आपके RBI हैं, जो तमाम अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक हैं, उन्होंने अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। तो ये स्टेटमेंट, ये बात पूरी तरीके से सही है। क्यों बढ़ोतरी की है, उसके पीछे के रीजन को अगर आप देखें तो कोविड-19 महामारी के बाद आपको बहुत बड़े लेवल पर इन्फ्लेशन देखने को मिला था। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में आप इन्फ्लेशन को महंगाई बोल सकते हैं। तो कोविड-19 के दौरान आपकी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी थी, और इसको आपको याद रखना है, जब भी महंगाई बढ़ती है तो जो RBI है या फिर जो भी केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं, ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी मौजूद है उसको कम किया जा सके। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहीं से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों को मौद्रिक नीति के माध्यम से कम किया जा सकता है, और ये क्या कर रहा है RBI, इसी काम को कर रहा है, बढ़ी हुई कीमतों को अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से कम करने की कोशिश कर रहा है। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है कि जो RBI है या जो केंद्रीय बैंक है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करते हुए जो भी आपका बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट था कि कोविड-19 महामारी के बाद आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी ब्याज दर में। तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है, पूरा जो मामला है इस पर बात कर ली है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल यदि आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को स्टेरिलाइजेशन के एक रूप के तौर पर देखा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुला बैंक कार्यवाही का संचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन को कंडक्ट करना, ऑप्शन बी है निपटान और भुगतान प्रणालियों की निगरानी, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ा प्रबंधन, ऑप्शन डी है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का विनियमन। तो स्टेरिलाइजेशन शब्द को अगर आप जानते हैं तो आप इसका सही जवाब समझ जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो सवाल का जवाब क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है, इससे पहले कि हम यहाँ पर सवाल के जवाब को डिस्कस करें। आप जब सवाल पढ़ लेते हैं तो उसके जवाब को भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है। तो जब आप इकोनॉमिक सेंस में बात करते हैं तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जो आपकी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करना, उसको इकोनॉमी में या तो अगर बहुत ज्यादा है तो कम करना और बहुत कम है तो बढ़ाना, इसको कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, एक आपके सामने आपके पास एक जार मौजूद है, इस जार में आप यहाँ तक पानी भर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप पानी भरेंगे तो पानी वेस्ट चला जाएगा। तो अगर आपको क्या करना है, अगर पानी यहाँ पर है तो आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा, और पानी अगर यहाँ पर है तो आपको पानी कम करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस को आप इकोनॉमी में समझने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए आपकी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में पैसे अगर ज्यादा हैं तो पैसे आपको बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो फिर आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, और अगर पैसा कम है तो आपको पैसा डालना पड़ेगा। तो ये जो काम किया जाता है ये किया जाता है स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में। अब इसका सही जवाब है ओपन मार्केट ऑपरेशन को कंडक्ट करना। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है उसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी है, यहाँ पर इस इकोनॉमी में जो एक बैलेंस्ड अमाउंट है, बैलेंस जो पैसे हैं वो 100 रुपए हैं। लेकिन पहला सिनेरियो क्या है, सिनेरियो एक ये है कि आपकी इकोनॉमी में जो है 110 रुपए मौजूद हैं, 100 + 10 रुपए जो है एक्स्ट्रा मौजूद हैं। अब आपको क्या करना है, अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा मौजूद है इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में महंगाई है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो पैसे आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। इसके लिए RBI क्या करेगा, RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन को कंडक्ट करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो GSEC होता है, GSEC यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेसिकली यहाँ पर बेच दिया जाएगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाती हैं तो सरकार को पैसा प्राप्त होता है और लोग सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। तो 10 रुपए मान लीजिए जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इसकी वैल्यू 10 रुपए थी, तो यहाँ से 10 रुपए की सिक्योरिटीज बेची गई, और जो आपकी इकोनॉमी में एक्स्ट्रा 10 रुपए थे ये 10 रुपए अब सरकार के पास आ गए, RBI के पास आ गए, और आपकी इकोनॉमी में 100 रुपए का बैलेंस वापस से स्थापित हो गया। ये आपका सिनेरियो एक हो गया जहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा गया था।
दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में जो बैलेंस आपूर्ति है या मनी की जो बैलेंस अमाउंट है वो 100 रुपए है, लेकिन इकोनॉमी में मान लीजिए आपका 90 रुपए ही मौजूद है। 90 रुपए मतलब ये है कि 10 रुपए शॉर्ट है आपका, आपकी इकोनॉमी जो है 10 रुपए कम है। तो अगर इकोनॉमी में सप्लाई कम है, मनी सप्लाई कम है, तो आरबीआई क्या करेगा? जो सिक्योरिटीज यहां पर खरीदी गई थी 10 रुपए की, ये सिक्योरिटीज अब वापस इकोनॉमी में पहुंचा दी जाएंगी। यानी कि जो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज बेची गई थी, माफ कीजिएगा, जो सिक्योरिटीज बेची गई थी उन सिक्योरिटीज को वापस खरीद लिया जाएगा। अब अगर जिसने 10 रुपए की सिक्योरिटीज पहले खरीदी होंगी, वो जब आरबीआई को सिक्योरिटीज वापस करेगा तो उसको 10 रुपए भी तो वापस मिल जाएंगे। जैसे ही उसको 10 रुपए वापस मिलेंगे, आपकी इकोनॉमी में 10 रुपए ऐड हो जाएंगे और फिर आपकी इकोनॉमी में 100 रुपए का बैलेंस वापस से स्थापित हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहा जाता है स्टेरलाइजेशन। और ओपन मार्केट ऑपरेशन एक तरीका है, एक मेथड है, जिस मेथड का इस्तेमाल जो है स्टेरलाइजेशन के लिए किया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा। तो ये हमने पूरा मेथड समझा, पूरा मामला क्या है उस पर हमने बात की, स्टेरलाइजेशन क्या होता है उसको हमने समझा। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप समझ सकते हैं। डेफिनेशन यही है कि स्टेरलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अर्थव्यवस्था में प्रवेशित नवीन मुद्रा को प्रभावहीन करने हेतु बैंकिंग प्रणाली से मुद्रा का निर्गमन करता है। जैसे हमने देखा, मुद्रा को बाहर निकाल लिया जाता है या मुद्रा को वापस डाल दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है स्टेरलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल यदि आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि बाजार स्थिरीकरण योजना, इसमें बड़ी पूंजी के प्रवाह से उत्पन्न अधिशेष तरलता को अल्प दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से कम किया जाता है। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। तो ये ओवरऑल आपका बाजार यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। पहला आपका बाजार है सरकारी बॉन्ड मार्केट, दूसरा है कॉल मनी मार्केट, तीसरा है ट्रेजरी बिल मार्केट और चौथा है स्टॉक बाजार या स्टॉक मार्केट। अब हमें बताना है कि पूंजी बाजार में उपर्युक्त में से कितने शामिल होते हैं। याद करिए, हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। एक था आपका, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि एक होता है आपका फिनमेन या फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तरफ आता है आपका कैपिटल मार्केट, एक तरफ आता है आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है? ये लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। और सवाल किसको लेके पूछा गया है? सवाल पूछा गया है आपका कैपिटल मार्केट को लेकर के। और कैपिटल मार्केट की क्या विशेषता है कि ये लॉन्ग टर्म होता है, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपको देखने को मिलता है। तो क्या क्या चीजें लॉन्ग टर्म है इसमें? शेयर बाजार जो है, शेयर मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। और सरकारी बॉन्ड जो है, सरकारी बॉन्ड भी आपके लॉन्ग टर्म होते हैं। सरकारी बॉन्ड खरीदने के बाद आप ऐसा नहीं है कि 2 महीने में बेच दें उसको, आपको लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखना होता है। तो सरकारी बॉन्ड आपका लॉन्ग टर्म है, स्टॉक मार्केट आपका लॉन्ग टर्म है, यानी कि दो आपका लॉन्ग टर्म है। ये दोनों हैं, कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। तो इसको, इन दोनों को आप मनी मार्केट में शामिल करते हैं, इन दोनों को आप कैपिटल मार्केट में शामिल करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो इसको हमने डिस्कस किया। बाकी इसकी जो थ्योरी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। जो आपका कॉल मनी है, इसका इस्तेमाल बैंकों द्वारा अपनी अल्पकालिक ऋण की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपका क्या है? ये आपका मनी मार्केट का हिस्सा है। तो ये ओवरऑल हमने मनी मार्केट और जो आपका कैपिटल मार्केट है उसमें क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ओवरऑल हमने समझ लिया है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल यदि आप देखें, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। यानी कि जब आप फाइनेंस की बात करते हैं तो वहां पर एक शब्द आता है, शब्द है आपका बीटा। बीटा क्या दर्शाता है, बीटा का मतलब क्या है, उसको अगर आप समझें, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अलग अलग प्लेटफॉर्म से साथ साथ किसी संपत्ति, अलग अलग प्लेटफॉर्म से साथ साथ किसी संपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। दूसरा हमारा ऑप्शन है किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति। तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहां उत्पन्न होता है जहां पर पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। और चौथा ऑप्शन है एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाली परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलन को मापता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसको सही जवाब आप केवल तब पता लगा पाते जब आपको बीटा के बारे में पता होता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि बीटा जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल मेजर होता है। किस चीज को मेजर करता है? बीटा जो है वो ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कोई स्टॉक जो है वो बेसिकली पूरे मार्केट की तुलना में, किस पूरे मार्केट के का जो रिएक्शन होता है या पूरे मार्केट का जो चाल होती है उसके कंपैरिजन में कैसे रिएक्ट करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, स्टॉक ए, अब ये स्टॉक ए आपके शेयर मार्केट से या जो आपका पूरा बाजार है, जो इंडेक्स है, उससे इस तरह से संलग्न है कि अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका स्टॉक ए भी बढ़ता है,
अगर इंडेक्स कम होता है तो स्टॉक ए भी कम होता है। तो इसको क्या कहेंगे, आप इसको बीटा कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर आप समझने की कोशिश करें तो बीटा की कुछ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को आपको समझना है। जैसे अगर बीटा जो है वो 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल बाजार की तरह अस्थिर है, यानी कि जैसे मार्केट जो है आपका उसी तरीके से आपका वो स्टॉक भी होता है। इसके अलावा बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो बाजार से ज्यादा अस्थिर होता है, यानी कि अगर जो आपका बीटा है, बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे बाजार जो है अगर वो 1% बढ़ता है तो आपका जो शेयर है वो 2% बढ़ सकता है, 3% बढ़ सकता है। बाजार अगर 1% कम होता है तो शेयर आपका 2% कम हो सकता है, 3% कम हो सकता है। यानी कि बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है तो जो भी रिएक्शन, जो भी आपको रिएक्शन या बढ़ोतरी या घटोतरी आपको जो भी बड़ी बड़ी चीज है या फिर जो घटा है, अगर आपको मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो शेयर जो आपका स्टॉक है वो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और अगर आपको मार्केट में कमी देखने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है, तो जो आपका स्टॉक है वो उससे भी ज्यादा गिरता है, अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। अगर बीटा की वैल्यू जो है वो 1 और 0 के बीच में है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि बाजार से कम स्थिर है। कम स्थिर होने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपका मार्केट जो है वो 2% गिरा है तो ये स्टॉक जो है वो आपका 1% गिरेगा। अगर मार्केट 2% बढ़ा है तो स्टॉक आपका 1% बढ़ेगा। तो ये क्या है, बाजार की तुलना में कम अस्थिर है। अगर बीटा 0 के बराबर होता है तो बाजार से असंबद्ध है, यानी कि बाजार से कोई लेना देना नहीं है। कभी जो है बाजार के साथ भी चला जाता है, कभी बाजार के विपरीत भी चला जाता है। तो ये बीटा अगर आपका 0 के बराबर है। अगर बीटा जो है वो 0 से नीचे है, 0 से कम है, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्टॉक है वो आपके इंडेक्स की विपरीत जाएगा। विपरीत जाने का क्या मतलब है, विपरीत जाने का मतलब यह है कि अगर स्टॉक मार्केट आपका 1% बढ़ेगा तो जो आपका स्टॉक है वो 1% कम होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपका बीटा जो है वो 0 से कम है तो स्टॉक के साथ नकारात्मक संबंध आपको देखने को मिलता है। स्टॉक बढ़ा है, बीटा जो आपका इंडेक्स है वो बढ़ा है, स्टॉक आपका कम हुआ है। अगर इंडेक्स कम होता है तो स्टॉक आपका बढ़ता है। ये नेगेटिव रिलेशन जो है ये आपका तब आपको देखने को मिलता है जब बीटा 0 से कम होता है। तो ये हमने बीटा क्या होता है उसकी बात कर ली। एक और शब्द होता है, हो सकता है वो आपका अगले एग्जाम में आपको पूछने को मिले या किसी और एग्जाम में आपको मिल जाए। अल्फा भी एक शब्द होता है। अल्फा शब्द का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली आपका म्यूचुअल फंड्स के लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखना है, बीटा शब्द का जो इस्तेमाल है वो शेयर बाजार के लिए किया जाता है और अल्फा शब्द का जो इस्तेमाल है वो म्यूचुअल फंड के लिए होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये हो सकता है आगे किसी एग्जाम में पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। और तीसरा कथन है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबीज यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग से संबंध जो जोखिम है उसको घटाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह हमको बताना है। अब आप अगर आपके सामने सवाल आए तो सबसे पहले आपको कौन से स्टेटमेंट पे जाना है, सबसे पहले जाना है आपको तीसरे स्टेटमेंट पे। तीनों का मूल्यांकन करेंगे लेकिन पहले तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपकी मुद्रा की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट होती है तो फिर इसके डिप्रिसिएशन से क्या अवमूल्यन अगर उसका होता है तो अवमूल्यन से क्या कमर्शियल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो असंबद्ध होता है, उससे क्या जोखिम घटता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इससे जोखिम घटता नहीं है। अवमूल्यन की वजह से यदि आप देखें तो अवमूल्यन की वजह से जोखिम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, मान लीजिए आपने पहले $2 का लोन जो है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट से लिया था। $2 का लोन, उस समय डॉलर की जो वैल्यू थी मान लीजिए 70 थी, तो आपने 140 रुपए का लोन लिया था। लेकिन अब आपका जो लोन है वो अभी भी $2 का है, लेकिन डॉलर की वैल्यू मान लीजिए बढ़कर के 80 हो जाती है। तो अब आपको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, अब आपको चुकाने पड़ेंगे 160 रुपए। तो आपने लोन तो 140 का लिया था लेकिन चुकाना आपको 160 पड़ेगा। तो ये क्या है, जोखिम बढ़ गया है। तो स्टेटमेंट आपका 3 गलत हो जाता है। 3 को अगर आप एलिमिनेट कर दें तो ये आपका पूरी तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। तो ऑप्शन ए हमने निकाल लिया, लेकिन इस सवाल पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि यूपीएससी ने इस सवाल को अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो ये पॉइंट आप याद रखें। बाकी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो आपका कमर्शियल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग है वो अगर रुपये का मूल्यन होता है तो उसका जोखिम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स का
जो एग्जाम है यूपीएससी एग्जाम के लिए आपका जीएस और सीसेट दोनों को कवर करने का एक ऑनलाइन कोर्स हमारे पास मौजूद है। कोर्स में यदि आप देखें तो 500 से ज्यादा घंटों की कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। असीमित बार आप इन कक्षाओं को देख सकते हैं। 30 आपको निःशुल्क टेस्ट भी मिलेंगे जिनका फायदा आप उठा सकते हैं, अपनी तैयारी को जो है और मजबूत कर सकते हैं, जिसमें आपका जीएस और सीसेट दोनों के कोर्सेज जो हैं शामिल हैं। इसके अलावा ये कोर्सेज आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में मौजूद हैं, तो आप जो भी कोर्स चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको याद ही होगा, नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से 8750187501। इस नंबर पर आपको और ज़्यादा डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, 3 कथन हमारे सामने दिए हुए हैं जिन पर हमें विचार करना है। पहला कथन है, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। दूसरा कथन है, इकरा नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्माण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा कथन है, ब्रिकवर्स रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्माण एजेंसी है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर इस सवाल को अगर आप देखें, इसमें दूसरा और तीसरा जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप वैसे पता नहीं लगा सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। आप इसको तभी सॉल्व कर सकते थे जब आप इन दोनों के बारे में जानते। लेकिन जो आपका पहला स्टेटमेंट है, इसको आप कॉन्सेप्ट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्या उनको आरबीआई रेगुलेट करता है? तो उनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, उनको रेगुलेट करने का काम किया जाता है सेबी द्वारा, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये पहला जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट यदि आपका गलत है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बाकी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आप तभी पता लगा पाते जब आप इनके बारे में जानते। अगर आप इकरा के बारे में जानते, क्योंकि स्टॉक मार्केट यहाँ पे पूछा गया है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने का मतलब ये है कि उस कंपनी के स्टॉक जो हैं वो मार्केट में लिस्टेड हैं। लेकिन अगर आप शेयर बाजार की बात करें तो वहां पर आपको 5-8 हजार से ज्यादा स्टॉक देखने को मिलते हैं, तो सभी स्टॉक्स की जानकारी तो आप नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस सवाल में केवल पहले स्टेटमेंट के आधार पर सॉल्व करना था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी हमने देख लिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़े आप। अगला हमारा सवाल है कि परिवर्तनीय बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, तो परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। दूसरा हमारा कथन है कि इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा से स्टेटमेंट सही है, यह हमें बताना है। सही जवाब अगर आप देखें तो पहला जवाब जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाता है। अगर आप बात करें बॉन्ड की, जिस बॉन्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, परिवर्तनीय बॉन्ड यानी कि कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड बेसिकली वो बॉन्ड होते हैं जिसमें ये सुविधा होती है कि आप उसको आगे चल करके इक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये सुविधा है कि आप उसको आगे चल करके इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें जो ब्याज दर होती है वो काफी कम होती है। इसके अलावा आप क्योंकि आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और इक्विटी की वैल्यू, भले ही आपके पास बॉन्ड है पर इक्विटी की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको महंगाई के प्रति इंडेक्सेशन देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़े आप। अगला हमारा सवाल है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में हमें विचार करना है, उसके लाभ क्या होते हैं। पहला आपका सवाल है, पहला आपका स्टेटमेंट है, सरकार इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा आपका लाभ है, आईआईबीज निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा आपका स्टेटमेंट है, आईआईबीज पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होता है। इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। अब अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें, सबसे पहले अगर आप तीसरा स्टेटमेंट देखें, तीसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि इस पर जो है आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं लगता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। जो आपके इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होते हैं उस पर भी आपको कैपिटल गेन टैक्स देखने को मिल जाता है, तो कैपिटल गेन टैक्स इस पर भी लगता है। तो इस तरीके से तीसरा स्टेटमेंट अगर आपका गलत है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेशन के माध्यम से आप जो है सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। दोनों और ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इस पर आपका जो मुद्रास्फीति होती है
उससे आपको सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड होते हैं। आपका इनकी जो ब्याज दर रहती है वो हमेशा आपका इन्फ्लेशन के माध्यम से एडजस्ट की जाती है और इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आपको हमेशा देखने को मिलता है। और सरकार आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो उसको कम भी किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल आपका दो बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, भारत में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि यानी कि लिक्विडिटी उपलब्ध कराना। और तीसरा स्टेटमेंट है, बजटीय घाटे के वित्तयन के लिए सरकारों को ऋण प्रदान करना। तो सही जवाब क्या है इसका? इसमें ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 आपका गलत है। ऑप्शन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका सही है और स्टेटमेंट 2 आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। सही जवाब क्यों है? तो जब आप केंद्रीय बैंक के काम की बात करते हैं तो केंद्रीय बैंक जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। किसके लिए? कमर्शियल बैंकों के लिए। तो अगर किसी कमर्शियल बैंक में कोई संकट आता है तो उस बैंक को उस संकट से निकालने के लिए जो आपका केंद्रीय बैंक है वो उसको पैसे दे सकता है, उसकी लिक्विडिटी से संबंधित जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकता है। यही काम होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका सही जवाब है और ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, टेस्ट सीरीज को लेकर के है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकें, आप देख सकें कि आपकी तैयारी कैसी रही है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। तो इसमें आपका व्यापक कवरेज आपको मिलेगा, विषयवार मूल्यांकन आपको मिलेगा, विस्तृत विश्लेषण आपको मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप वापस से अपने नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपने नोट ही कर लिया होगा, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 8750187501। तो नंबर पर आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल को हम पढ़ते हैं। हमारा सवाल है कि यदि आप अपने बैंक के जमा खाते यानी कि जो आपका डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है उस अकाउंट से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आएगी। ऑप्शन बी है, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी। ऑप्शन सी है, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। और ऑप्शन डी है, मुद्रा की समग्र पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। यानी कि अगर आप अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से यानी कि आपने पैसे जो जमा किए हैं वहां से 1 लाख रुपए निकाल भी लेते हैं तो मुद्रा की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति में आप क्या शामिल करते हैं? मुद्रा की आपूर्ति में मुख्य तौर पर आप वो पैसा शामिल करते हैं, एक पैसा जो आपका जनता के पास है, एक पैसा जो कि आपका बैंक में जमा है। तो अगर आप देखें तो यहां पर आपने क्या किया, आपने बैंक से पैसा निकाल करके जनता को ही तो दिया है, उसको तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था। तो यहां पर आपका मुद्रा की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। तो यहां पर हमारी जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो होते हैं समाप्त। और उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रहे हैं, जो डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपको एक सवाल भी मिलेगा, उस सवाल का जवाब भी जो है आप दे सकते हैं। वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।